रहा था तब हमने पुलकित की एप्लीकेशन लगाई थी। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं हमें स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए, इसकी एलिजिबिलिटी यही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो किस पे है? स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे। सो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। ये है जैस्मिन, मैं पुलकित। जो नहीं जानते उनके लिए, और जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये आई थी स्टडी वीजा पे कॉनेस्टोगा में और किशनर दून कैंपस में, डाउनटाउन कैंपस डाउनटाउन कैंपस में। और मेरा सेकंड कोर्स था कॉनेस्टोगा दून कैंपस में। सो मेरा इंट्रोडक्शन में है, मैं आया था स्पाउसल वर्क परमिट पे। थोड़ी हंसी जरूर आती है बट इजी वे है जिसको भी आना है, और डिफिकल्ट इसका था। तो ये अपना पाथ बताएगी, मैं अपना बताऊंगा। तो मैं कनाडा आई थी जनवरी 2022 में। मेरा कोर्स शुरू हुआ था और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था। तो मैं मार्च एंड में यहाँ पे आई थी क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर जो था वो ऑफलाइन था। तो नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से एक महीना पहले मैं कनाडा पहुँच गई थी। और पुलकित आया था मेरे आने के एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स। तो पुलकित आया था अक्टूबर 2022 में। मैं आई थी स्टडी परमिट पे, स्टडी वीज़ा पे, क्योंकि मेरा 2 साल का कोर्स था। और पुलकित आया था स्पाउसल वर्क परमिट पे। और मेरे एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद और सेकंड सेमेस्टर जब मेरा ऑनगोइंग था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, तब पुलकित यहाँ आ गया था। यानी कि जब मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था तब हमने पुलकित की एप्लीकेशन लगाई थी। ये स्टडी पे आई, मेरा इसने स्पाउसल लगवाया, मैं यहाँ पे आया। इसकी ज़रूरत और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब दोनों स्टडी पे आए हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, और दोनों वर्क परमिट पे आ रहे हैं वो मिलना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग वेट नहीं करना चाहते और आप सोचते हो कि चलो हम दोनों ही स्टडी पे चले जाते हैं ताकि हम इकट्ठे चले जाएं। ऑल्दो इकट्ठे स्पाउस वीजा पे भी लोग आते हैं, जब एक स्टडी पे होता है और दूसरा स्पाउसल पे होता है तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे ही कनाडा आते हैं फर्स्ट टाइम। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एजेंट्स हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि पहले एक पर्सन जाओ वहाँ पे 3 to 4 मंथ्स रहो, फिर सेकेंड की फाइल अप्लाई करो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो होता क्या है, अगर दोनों ही स्टडी पे आते हैं तो दोनों का स्ट्रगल उस हिसाब से बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स होते हैं। दोनों के वर्किंग आवर्स 20 की लिमिट लग जाती है, दोनों को पढ़ाई भी मैनेज करनी है, काम भी मैनेज करना है। तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। वेयर एज अगर आप एक स्टडी पे आया और दूसरा आता है स्पाउसल वर्क परमिट पे, तो जो स्टडी वीज़ा पे आया है पर्सन वो अपना स्टडीज़ पे ध्यान दे सकता है, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यहाँ पे आने का। कि कनाडा तो पहुँच गए, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप स्टडी अच्छे से करो, ताकि आपको उसके बाद जो आप जॉब है अपनी फील्ड जॉब आपको अच्छे लेवल पे मिल जाए। तो जब स्पाउसल वीज़ा पे आप बुलाते हो अपने स्पाउस को तो आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हो और साथ के साथ आप अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पर फाइनेंशियली दोनों के ऊपर बराबर बराबर बर्डन होता है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती, इतना स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो 40 आवर्स काम कर सकता है, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस थोड़ा इजीली मैनेज हो जाते हैं। अब बात आती है जो कहा जाता है बच्चे अपनी पार्ट टाइम जॉब करके भी फीस वगैरह निकाल लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं। वो ऐसा बहुत मुश्किल है जो हम लोगों ने यहाँ नोटिस करा। 20 आवर्स काम करके आप डेली एक्सपेंसेस अपने पूरे कर लो, वो बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी फीस निकाल लोगे, वो तो मेरे को लगता नहीं कि इतना आसान है। तो स्टडी वीज़ा पे क्या होता है कि बच्चे मैनेज कर लेते हैं, फीस निकल भी जाती है। लेकिन उसके लिए कई लोग होते हैं जो सेमेस्टर ब्रेक ले लेते हैं, जो 4 महीने के लिए सेमेस्टर अपना ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। या फिर कई होते हैं जो काम की इतनी इतनी शिफ्ट्स लगाते हैं कि वो स्टडीज़ पे से फोकस बिल्कुल हट के फीस पे आ जाता है, क्योंकि फीस का स्ट्रेस बहुत होता है। कई लोगों को घर पे पैसे भेजने होते हैं, उसका स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि हर किसी के फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, सबका अलग अलग स्ट्रगल है। तो हर कोई अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से काम करता है। तो जब आप अकेले होते हो तो अकेले आप ही होते हो बर्डन संभालने वाले, जबकि स्पाउस पे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और स्पाउस को सिर्फ 40 आवर्स काम ही करना है, तो स्पाउस जितना मर्जी चाहे 40 आवर्स काम कर सकता है, जहां मर्जी कर सकता है,
जोन सी मर्जी शिफ्ट ले सकता है, क्योंकि उनके ऊपर स्टडी का कोई बर्डन नहीं होता। इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि स्पाउजल वीजा के लिए, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के लिए, आप मैरिड हो, आपका स्पाउस जो है, आप स्टडी पे आ गए हो, स्पाउस के पास वहाँ के जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, ये सब चीज़ें वो नोट करते हैं, और अगर ये सब मैच हो रहा है तो आपका वीज़ा लगने में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। यूजुअली आती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस और थोड़ा फ्रॉड होने लग गया है खाली कनाडा आने की वजह से, तो इसके लिए वो हमेशा स्पाउजल ओपन वर्क परमिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप, अगर आप खुद कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से अपनी फाइल लगाओ, और अगर आप किसी एजेंट से लगवा रहे हो तो मेक श्योर कि वो एजेंट का काम अच्छा हो, वो एजेंट फ्रॉड ना हो, या फिर वो एजेंट के फेलियर रेट है वो ज़्यादा ना हो। मेक श्योर कि उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो, स्पेसिफिकली स्पाउजल ओपन वर्क परमिट में। मतलब एजेंट के आप रिव्यूज चेक करो, कमेंट्स हैं उसमें चेक करो, बात करो लोगों से, आप किसी भी वे में आप कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं हमें स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैं अपने बता सकता हूँ, और जो कॉलेज की साइड से, कनाडा की साइड से जो भी चाहिए होते हैं वो जैस्मिन बताने वाली है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले बताती हूँ, जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो स्टडी वीजा पे आया है, उसके ज्यादातर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, और आपके पासपोर्ट पे जो स्टडी वीजा लगा हुआ है, जो स्टैंप हुआ हुआ है, वो दोनों चाहिए होते हैं। आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, जो यहाँ पे आप कहाँ रह रहे हो, उसके लिए आप अपना फोन बिल यूज कर सकते हो, उसके लिए आप अपना, अगर आपने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाया आप वो यूज कर सकते हो, तो आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। आपकी कॉलेज की एक आईडी कार्ड मिलता है हर कॉलेज से, वो आईडी चाहिए होती है। कॉलेज का आपका ऑफर लेटर चाहिए होता है, जो आपके प्रोग्राम का ऑफर लेटर है। आपका स्टडी परमिट मांगते हैं, जो आपको आते ही एयरपोर्ट से स्टडी परमिट मिलता है, वो मांगते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टडी वीजा पे ही हो तभी आप स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगा सकते हो। अगर आप वर्क परमिट पे हो कनाडा पे तो भी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगता है। तो अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आपका, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका ऑफर लेटर हो गया, आपकी करंट 3 पे स्टब्स हो गई, और उसके अलावा आपका टैक्स के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब हो गए। और अगर आप वर्क पे हो चाहे आप स्टडी पे हो, आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है, सो दैट उनको ये पता हो कि अगर आपका स्पाउस आते ही अगर उसको जॉब नहीं भी मिलती तब भी आपके पास इतने फंड्स हों कि आप उनको थोड़ा संभाल पाओ, लाइक आप उनके एक्सपेंसेस मैनेज कर पाओ। तो ये सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट के तरफ से चाहिए होते हैं। बाकी एजेंट टू एजेंट डिपेंड करता है, कई एजेंट सारी ये सब चीज़ें नहीं भी मांगते, कई कुछ एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं। सो वो एजेंट टू एजेंट डिपेंड करता है कि वो फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें डालते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो हमारे एजेंट ने हमसे मांगे थे। और जो मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे को वहां पे अरेंज करने थे, मैं खुद बता देता हूँ, या ये भी आप ही बता दो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो जो सही है। स्पाउजल एप्लीकेंट है, जो स्पाउस है, उसके लिए सबसे पहले एक जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो आप स्टडी पे आए हो, आपकी तरफ से एक चाहिए होता है लेटर ऑफ इनविटेशन, जो आप भेजते हो अपनी तरफ से कि मैं अपने स्पाउस को इनवाइट कर रहा हूँ कि वो कनाडा आके मेरे साथ रहे फॉर इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके लिए लेटर ऑफ इनविटेशन होता है, वो आप भेजते हो। और कई बार कई एजेंट्स होते हैं जो खुद ही वो लेटर ऑफ इनविटेशन आपकी तरफ से लिख देते हैं। मैंने अपना खुद लिख के भेजा था, तो आप गूगल करोगे आपको सैंपल्स मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से उसको बना सकते हो। टेम्पलेट्स बहुत सारे होते हैं गूगल पे अवेलेबल। और नीड भी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम लोग भी शेयर कर देंगे, ऐसा नहीं है, मेल पे शेयर कर देंगे। जैसे जैसे कमेंट आएंगे हम लोग भी, एसओपी हो गई और इनविटेशन लेटर हो गया, सैंपल चाहिए होंगे हम लोग शेयर कर देंगे। या फिर हमारा इंस्टा आईडी दे रखी है ऊपर, आप उस पर हमें मैसेज कर दो तो हम वहाँ पे आपको जो टेम्पलेट है वो सेंड कर देंगे। सेकेंड होता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो स्पाउस देता है, जो हमने भी एज अ स्टूडेंट हम भी भेजते हैं और स्पाउस को भी लगानी पड़ती है। उसमें वो सारा थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड, थोड़ा सा रिलेशनशिप का बैकग्राउंड, थोड़ा सा करंट सिचुएशन क्या है कि हम अलग अलग रह रहे हैं, कि मेरा जो पार्टनर है वो कनाडा है, मैं यहाँ पे हूँ इंडिया में या जिस भी कंट्री में, एंड हम लोगों को इकट्ठे रहना है बिकॉज हमें एक दूसरे को फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करना है। हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अलग अलग चीज़ें मैनेज करना, तो इस वजह से ये सब चीज़ें लिख के आप एसओपी भी भेज सकते हो अपनी। और एसओपी में आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए
कि आप लोगों ने वहां से मतलब कनाडा से इंडिया वापसी आना ही आना है। कहीं भी उनको आपकी एसओपी में ऐसा दिखा कि आप लोग नहीं वापसी आओगे, तो मतलब 99.9% केसेस में यही रिजेक्शन आती है, रीजन यही आता है कि आप लोग वापसी नहीं आओगे। कनाडा एक बार आप जाओगे, आप इंडिया वापसी नहीं आओगे। तो आगे इन डॉक्यूमेंट्स के बाद मैं इसको यहीं ब्रेक कर रहा हूँ हल्का सा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब फाइनेंस की कितनी नीड रहती है, वो भी बताऊंगा। कितने पैसे वगैरह अकाउंट में होने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, वो भी सब कुछ शेयर करूंगा। आप अपना ये कंटिन्यू करो। तो एसओपी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो आपकी होम कंट्री में है उसको, और अपने फैमिली टाइज, ये सब चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग दिखाओ कि मेरी वहाँ पे फैमिली है, मेरी वहाँ पे जो भी आपके पेरेंट्स वहाँ पे हैं, और मेरा वहाँ पे बिजनेस है या मेरी वहाँ पे जॉब है जो मैं इतने इतने अर्न कर रहा हूँ, सो आई हैव टू कम बैक। उनको ये ना लगे कि आपका पीछे तो कुछ है नहीं और आप जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको उसमें मेंशन करना है कि जैसे ही मेरे पार्टनर की स्टडीज खत्म हो जाएंगी, बोथ ऑफ अस विल कम बैक। यूजुअली इसमें भी एजेंट्स जो हैं दे देते हैं आपको सैंपल, या खुद लिख देते हैं आपकी तरफ से। नहीं तो अगेन अगर किसी को भी टेम्पलेट चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, हम लोग आपसे टेम्पलेट शेयर कर देंगे, एसओपी का भी और लेटर ऑफ इनविटेशन का भी, क्योंकि मैंने अपना खुद ही लिखा था। नेक्स्ट चीज होती है आपकी फोटोग्राफ, जो डिजिटल फोटोग्राफ जो वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी मेजरमेंट्स के हिसाब से होती है। आपका रेज्यूमे मांगते हैं, यानी कि स्पाउस की बात हो रही है तो स्पाउस का करंट रेज्यूमे जो है वो मांगते हैं। उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, कॉलेज की डिग्री, स्कूल के पेपर जितने भी हैं, वो सब मांगते हैं। अगर आपका स्पाउस जॉब कर रहा है, उनके पे स्टब्स, उनका प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस लेटर, अगर उससे पहले उन्होंने कहीं जॉब करी है, लास्ट 3 पे स्टब्स हो गए, उनका ऑफर लेटर हो गया करंट जॉब का, पासपोर्ट हो गया, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कोई आईडी कार्ड हो गया, लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड, इंडिया के हिसाब से आईडी हो गई। लास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट स्पाउस की भी मांगते हैं, और उसमें भी सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, सो दैट उनको ये लगे कि अगर आपको वहां जाके जॉब नहीं मिलती है तो आप इनिशियली अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लोगे। तो सिंगल एप्लीकेंट के लिए 4 to 6 lakhs का अमाउंट हमें सजेस्ट किया गया था कि बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगेन एजेंट टू एजेंट डिपेंड करता है। एट द एंड वही है कि ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम पे चलो। उसमें हमें जो एसओपी है उसमें भी हमने यही दिखाना है इंटेंशन कि हम बैकग्राउंड सॉलिड है और सारी चीज सॉलिड है। बट हमारे एजेंट ने हमें कहा कि तुम सेफर साइड जितना एक्स्ट्रा रखो उतना ज्यादा अच्छी बात है। बेसिकली आपको अपने इंडिया का जो बैकग्राउंड है या जिस भी होम कंट्री का बैकग्राउंड है वो आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप उसकी सीए वैल्यूएशन करके वो दिखा सकते हो। आपके नाम पे कोई और एसेट है, कोई एफडी हो गई, कोई भी किसी भी तरीके का एसेट हो गया, वो आपको वहाँ पे शो करना है कि मेरे पास पीछे अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी है। उसके अलावा स्टडी परमिट पे जो है उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। 3 to 4,000 कैनेडियन डॉलर्स आई थिंक इज इनफ, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। मेन होता है स्पाउस के बैंक अकाउंट में पैसे अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप आईटीआर भरते हो, आईटीआर आपको लास्ट 2 to 3 ईयर्स की आईटीआर चाहिए होती है स्पाउस के लिए। एंड उसके अलावा आपका मैरिज सर्टिफिकेट प्रूफ के लिए दैट यू आर मैरिड, और आपकी फैमिली की कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, बेसिक आपके पेरेंट्स की डिटेल, आपकी फैमिली में कौन कौन है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपका क्या बिजनेस है, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी एजेंट टू एजेंट डिफर करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो एजेंट बता सकता है आपकी फाइल के हिसाब से कि वो आपकी फाइल कितनी स्ट्रांग है। और जो जॉइंट अकाउंट और एफडीज की बात है उसमें वो एज अ प्रूफ यूज होता है कि आप दोनों जेन्युइन कपल हो, आप दोनों जेन्युइनली स्पाउसेस हो। तो वो जेन्युइननेस दिखाने के लिए जॉइंट में करा जाता है, जो आपकी भी जॉइंट आपके एफडीज FDs करी जाती हैं, आपके जॉइंट बैंक अकाउंट दिखाए जाते हैं, इंश्योरेंस हो गई आपकी, हाँ कुछ भी मतलब जो आपने जिसमें आप दोनों का जॉइंट कंट्रीब्यूशन है, जिससे ये दिखे कि हम दोनों अपने फाइनेंसेस जॉइंटली मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इसका और मेरा मेरा है, ऐसा नहीं है। हमारे पर्सनल हैं लेकिन हम जॉइंटली भी चीजें मैनेज करते हैं, विच मीन्स हम जेन्युइन स्पाउस हैं। ये एक तरीका होता है दिखाने का। और अगर आपका केस कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो कई बार आपका एजेंट आपसे बिफोर और आफ्टर, अगर आपकी लव मैरिज है, बिफोर और आफ्टर वेडिंग की आपकी पिक्चर्स, आपकी चैट्स भी मांग सकता है, आपकी फैमिली पिक्चर्स की, आप एक दूसरे की फैमिली के साथ मिले हुए हो, आप लोग एक दूसरे के साथ आपने टाइम स्पेंड करा है, एक दूसरे की फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करा है। तो वो सब आपके केस पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों के केस में आई थिंक हमने इतना कुछ सबमिट किया नहीं था, हमने सिर्फ
3 से 4 पिक्चर्स अपनी सबमिट की थी, 2 शादी से पहले की, 2 शादी के बाद की, अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिया था, और चैट्स वगैरह हमें सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमारा मतलब काफी टाइम से रिलेशनशिप था, तो हमारी जो पिक्चर्स थी ऐसा वो भी, नहीं पड़ी कोई खास कि क्योंकि हमारी पिक्चर्स जो बिफोर वेडिंग थी वो ऐसी भी थी जो काफी पुरानी थी, तो पुरानी वो थी। पता लग रहा था हमारी शक्लें देख के कि ये इनके पुराने टाइम की पुराने photos टाइम हैं। की फोटोज हैं स्कूल कॉलेज की, और ये इनकी अब की करंट पिक्चर्स हैं, तो हमारी इतनी जरूरत पड़ी नहीं रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने की। बट कई बार जब आप रिसेंटली मिले हो, आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हो सकता है उस केस में आपका एजेंट आपको बोले कि आप चैट्स भी दे दो और जो भी पॉसिबिलिटी है सब दे दो, टू मेक श्योर कि आपकी फाइल रिजेक्ट ना हो। सेम ही है बिजनेस के लिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों के पास जीएसटी नंबर है, वो अपना जितनी भी डिटेल है बिजनेस की आप वो सारी शेयर करके आईटीआर वगैरह जितने की भरते हो और अच्छी कर सकते हो। पहले ही प्लान है तो उसको और अच्छी करते चले जाओ, आईटीआर वगैरह आप अपनी शो कर दो। और बिजनेस वालों को भी ऐसा कोई खास नहीं दिखाना, बस यही दिखाना है कि आपके जाने के बाद आपका बिजनेस रन कौन करने वाला है, और ये ना हो कि आप वहां से बिजनेस बंद कर दो, आप कनाडा आ गए और उनको उसमें तो फिर डाउट एक क्रिएट हो जाता है कि आप यहाँ से बिजनेस बंद करके जा रहे हो, आप वहां जा रहे हो, वहां जाके तो फिर आप वहीं काम करने लग जाओगे, आप लोग वापसी नहीं आओगे, तो रिजेक्शन रेट बिजनेस वालों का भी बढ़ जाता है। तो डिपेंडेंट पार्टनर दिखा सकते हो, मतलब कि पार्टनर चला लेगा, या फैमिली मेंबर ही कोई दिखा सकते हो, किसी को भी दिखा के बिजनेस वाला ये कर सकता है। और किसी भी चीज का लगता है इंस्टाग्राम और नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हो, कुछ रह गया प्लस तो आप एक बता और सकते चीज हो। है, जैसे स्पाउस का बैंक अकाउंट है, अब कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, हमें भी ये प्रॉब्लम आई थी कि जैसे हमने पुलकित का वीजा अप्लाई करना है और हमारे और पुलकित के बैंक अकाउंट में सपोज 6 to 8 लाख या 4 to 6 लाख नहीं है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है कि आप आपके पेरेंट्स के पास, या अगर कोई और है जिससे आपको लेने, आपका कोई ब्रदर है, कोई सिबलिंग है, या आपके आपके पेरेंट्स है, ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में अगर आपको उनसे चाहिए तो आप वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते As a हैं। gift. तो कोई कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर एकदम ट्रांसफर करेंगे तो वो डाउटफुल रहेगा कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको लगेगा कि आपने सिर्फ हमें दिखाने के लिए इमीडिएट ट्रांसफर करा है, क्योंकि सजेस्टेड ही होता है कि आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम के बेस बाद बनाते चले जाओ। डिपॉजिट करते रहो बैंक में, और एक पॉइंट पे आके आपका बैलेंस उतना स्टेबल हो जाए कि वो स्टेबल लगे कि हाँ हर महीने या हर कुछ दिन में हमारे पास अमाउंट आ रहा है। बट अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आप एज अ गिफ्ट सर्टिफिकेट अपने ब्लड रिलेशन में किसी से ले सकते हो। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम अभी करंट क्या चल रहा है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे, और हमारी फीस कितनी लगी थी ये पूरे प्रोसेस में। तो प्रोसेसिंग टाइम अभी जो ऑनलाइन दिखा रहा है वो 10 वीक्स दिखा रहा है आउटसाइड कनाडा, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे है और स्पाउस अगर किसी और कंट्री पे है तो 10 वीक्स का टाइम दिखा रहा है। मैंने इंडिया डाल के देखा था, 10 वीक्स दिखा रहा है। आप अपनी होम कंट्री ऑनलाइन डाल के कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देख सकते हो, आईआरसीसी पे आपको प्रोसेसिंग टाइम वो वहाँ पे एग्जैक्ट दिखा देगा, और उतने टाइम में आपका वीजा आ जाएगा। अब बात होती है जब आप फाइल लगाते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सब कर दिया, उसके बाद आपको आती है बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट और आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट आती है, या मेडिकल आप अपफ्रंट जाके करा देते हो कि आप खुद ही मेडिकल करा आते हो और आपका मेडिकल अपडेट हो जाता है पोर्टल पे। दोनों चीजें आपको करानी मैंडेटरी होती है, बायोमेट्रिक्स भी और मेडिकल भी। तो अब आप बताओ कि मेडिकल और बायोमेट्रिक्स में हुआ क्या था। बायोमेट्रिक्स तो आपका आई थिंक 10 साल के लिए वैलिड रहता है, और बायोमेट्रिक्स में कुछ नहीं है। हमारे मतलब मैंने दिल्ली से कराया था, वहाँ पे वीएफएस का था जो आउटलेट था, मैं वहाँ पे डेट अपॉइंटमेंट लेके गया, और आई थिंक मेरे को जाने के बाद आधे घंटे के अंदर मैं वहाँ फ्री हो गया। कोई ऐसा प्रेशर वाला नहीं है, कोई आपकी इंटरव्यू वगैरह नहीं होना, कुछ नहीं होना। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें उनको डाउट लगता है, उसमें वो इंटरव्यू कर सकते हैं, बट वो भी आपका बायोमेट्रिक्स वाली जगह नहीं, वो एम्बेसी से एक बार को आपको मेल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। बट बहुत मैंने अभी तक अपने सामने किसी से सुना नहीं, मतलब मैं कनाडा आने के बाद किसी से मैंने नहीं सुना कि किसी का इंटरव्यू हुआ है। बट बाकी बायोमेट्रिक्स करने जा रहे हो तो वहां पे कोई आपका कोई ऐसा डर वाली और चिंता करने वाली कोई चिंता वाली बात नहीं होती। सीधा आपने जाना है, जैसे हम इंडिया में आधार कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट दे के आते थे, सेम फिंगरप्रिंट दे के आने हमने। और मेडिकल में भी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। मेरे एजेंट ने मेरे को 3 ऑप्शन दिए कि जहाँ की भी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है, जो उनसा भी सस्ता लग रहा है, आप वहाँ जाके करा सकते हो। मैं आई थिंक दिल्ली के अंदर ही मैक्स था साउथ दिल्ली में, तेरा भी साउथ दिल्ली था, मैं साथ ही गए थे, तो साउथ दिल्ली में था। और आई थिंक वहाँ भी हमें टाइम जरूर लगा था, 3 से 4 घंटे लग गए थे, बट साफ सुथरा था।
और वहाँ भी कोई ऐसे डर वाली और ऐसा नहीं है कोई एम्बेसी से आपका मेडिकल करने आया हुआ है या कुछ है, नॉर्मल हॉस्पिटल है और ऐसे ही बायोमेट्रिक्स वाली जगह भी ऐसे ही आपके नॉर्मल बेसिक टेस्ट होते हैं, लाइक आपका ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन यूरिन टेस्ट, आपका टेस्ट। चेस्ट का एक्सरे, जिसके बेसिक टेस्ट होते हैं, और आपको वो कॉन्फर्मेशन स्लिप पकड़ा देते हैं एंड में कि आप ये लेके चले जाओ, ये आपका प्रूफ है आप करा चुके हो। और विद इन अ फ्यू डेज मेडिकल भी अपडेट हो जाता है, और बायोमेट्रिक्स तो आई थिंक 1 से 2 से 3 दिन में अपडेट हो ही जाता है सब कुछ आपका आईआरसीसी की जो जीसी की होती है उस पे जीसी की upload- पोर्टल पे आप लॉगिन करके चेक करोगे तो आपको वहां दिख सब कुछ जाएगा। अपलोड हो जाता है। वो एजेंट के पास भी होती है, आप अपने एजेंट से भी जीसी की आप लेके अपने एजेंट से अपना ईमेल और अपना पासवर्ड जीसी की का ले लो, और और आप check खुद कर लॉगिन सकते हो। करके आप वहां पे चेक कर सकते हो कि आपके वीजा का क्या अपडेट चल रहा है। तो ये था बायोमेट्रिक्स और मेडिकल का। उसके अलावा इंटरव्यू वाली जो बात थी, जो वो कभी 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 एम्बेसी बुला लेते हैं, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। लाइक आई थिंक 10 में से 2 केसेस में ऐसा होगा कि वो बुला लेते हैं। वो भी तब होता है अगर उनको कोई चीज़ अनक्लियर है, वो इंटरव्यू लेके आपसे कोई चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल है, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो आपको बुला के और फेस टू फेस उस चीज़ को लेके कॉन्वर्सेशन करें। इजीली निकल जाता है, और प्रे करो अच्छे से तो निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। और फीस की बात करते हैं कि हमारे तरफ से कितने पैसे लगे थे। तो वर्क परमिट के लिए हमारी तरफ से 255 कैनेडियन डॉलर्स लगे थे। तो उसमें आपकी ओपन वर्क परमिट होल्डर की फी होती है और आपकी नॉर्मल वर्क परमिट की फी होती है 155 कैनेडियन डॉलर्स, और ओपन वर्क परमिट की फी होती है 100 कैनेडियन डॉलर्स। उसके अलावा बायोमेट्रिक्स में हमारे लगे थे 85 कैनेडियन डॉलर्स। तो आई थिंक 350 कैनेडियन डॉलर्स में हमारा पूरा ये जो प्रोसेस था ये हो गया था। इसके अलावा आपका एजेंट जो आपसे चार्ज करेगा वो अलग होता है। सो एजेंट जो चार्ज करेगा, अगर आईएनआर में भी बता दूं तो 20 से 22-25 हजार के अंदर आपकी गवर्नमेंट फीस वगैरह हो जाती है। और जो एजेंट चार्ज करता है वो भी एजेंट टू एजेंट डिपेंड करता है। जो मैंने पे करे थे वो ऐसे ही मेरा आई थिंक था 40 और 50 के बीच में समथिंग। सो किसी को उसमें भी हेल्प चाहिए होगी, मैं शेयर कर दूंगा मैंने कहाँ से कराया था। दोबारा वही है, इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास है, आप मेरे को वहां पे करके मेरे से डिटेल वगैरह ले सकते हो। तो और ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, तो आज हमने फाइनली बना दी है। तो 1 साल वीडियो बाद को बनी है मतलब मेरे को एक साल से ऊपर हो गया। मेरे को ये था कि मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं उस वक्त करता तो मैं हो सकता है कि मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता, बट अब मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद करा, तो ये भी अच्छा तरीका है मेरा, ऐसा नहीं है। अपना बैटरी ही मैं सजेस्ट करूंगा जो भी करूंगा। और वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर दे रखी है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, एसओपी, इनविटेशन लेटर, कुछ एजेंट का नंबर जो कहोगे वो आपको मिल जाएगा, हम लोग रिप्लाई करेंगे। एंड कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको जानना है कुछ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।